कटिहार को 20 साल तक विधायक मिला और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। कटिहार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला, लेकिन कटिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला। तो अगर कटिहार का विधायक शिक्षा मंत्री रहा और आसपास के दूसरे जगह जहां के लोग शिक्षा मंत्री नहीं रहे, उससे बेहतर शिक्षा व्यवस्था अगर कटिहार में उन्होंने कर दी होती तो शायद मैं कुछ कह पाता, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए उनके शिक्षा मंत्री बनने से कटिहार को कोई फायदा नहीं हुआ। अगले युवा प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल कि उन्हें लॉन्च किया गया है। लिटरली बोले तो जैसे नेपो किड को लॉन्च किया जाता है फिल्मों में, वैसे ही उनको राजनीति में लॉन्च किया गया है। जो सबसे बड़े 100 भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं, उनका लिस्ट तैयार कर लिया है, कागज इकट्ठा हो रहा है, बहुत लोगों का कागज इकट्ठा हो गया है। हमें सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाना है, लगाना रहता तो मैं भी यहाँ बैठ करके इल्ज़ाम लगा देता कि उसने ये भ्रष्टाचार किया, उसने वो भ्रष्टाचार किया। हम सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ बात करने वाले लोग हैं, और प्रशांत जी इसमें बहुत ईमानदारी बरतने वाले व्यक्ति हैं। जनसुराज सर बोले थे कि वो शराब बिहार में चालू कर देंगे। अगर शराब चालू कर देंगे तो उनके ऊपर से पुलिस प्रशासन का भय हट जाएगा। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मुद्दे की बात को लेकर। आज जो हमारे मेहमान हैं वो कुछ खास हैं। उन्हें साहित्यकार कहें, भाषाकार कहें, डॉक्टर कहें, नेता कहें, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, वो आप जज कीजिएगा। लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो मेहमान बनकर आज हमारे साथ हैं, यूँ तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, अपने प्रोफेशन के मास्टर हैं, लेकिन राजनीति में नई नई छलांग लगाई है इन्होंने। डॉक्टरी में सच, डॉक्टरी इनका पैसा है, कामयाबी हासिल की है, लेकिन राजनीति में कामयाबी कितनी मिलेगी या नहीं, पूरी मिलेगी, ये सब भविष्य के अंधकार में है। राजनीति में आने के कारण उनसे जुड़े अनुभव, इन सब पर हम इनसे बात करेंगे। पहले आइए इनका हम परिचय करा देते हैं। इनका नाम है डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। बहुत लोग इनको डॉक्टर गाजी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। मैं ठीक बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, नाम आपका? बिल्कुल सही। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों का, केबीसी के दर्शकों का अभिनंदन। मैं दर्शकों को पहले आगाह कर देता हूँ, डॉक्टर साहब उर्दू के भी जानकार हैं, हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी, और काफ़ी लच्छेदार भाषा बोलते हैं और प्रभावी और फ्लुएंट बोलते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, शेर व शायरी के भी शौकीन हैं, तो इनकी भाषा के प्रभाव में नहीं आना है, हकीकत की बात करनी। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टरी बहुत अच्छा पैसा है, रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है, लोग इज्जत से देखते हैं, भगवान का रूप माना जाता है। और हमारे समाज में कई बिरादरी है, डॉक्टरी एक है, उसमें वकील है, नेता है, व्यवसायी है। अचानक एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी में छलांग, कुछ समझ नहीं आए, क्या कारण? नहीं, ये बिरादरी में छलांग लगाने की बात नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का सब कुछ तय करती है। आप कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मरेंगे तो शमशान में जाएंगे तो लकड़ी से जलाए जाएंगे कि बिजली से जलाए जाएंगे, ये सब भी राजनीतिक व्यवस्था से ही तय होती है हमारे देश में। यानी राजनीति हमारे जीवन के हर आयाम को प्रभावित करती है, इसलिए हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। हाँ, चुनावी राजनीति में एक अलग आयाम रखती है। तो चुनावी राजनीति में मैं आया हूँ, इस पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा ठीक पूछ रहे होंगे। हाँ, मेरा सवाल यही है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ
और बच्चों का डॉक्टर होने के नाते क्लिनिक में जब मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ सिर्फ पेशेंट नहीं आते हैं, उनका पूरा परिवार आता है, महिलाएं आती हैं। तो पारिवारिक समस्याएं भी हमारे पास आती हैं। कई बार तो पारिवारिक कलह का निपटारा भी हमको क्लिनिक में करना पड़ता है, और उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति सब उनके इलाज को प्रभावित करती हैं। कई बार अच्छे मानों में भी प्रभावित करती हैं, कई बार बुरे मानों में भी प्रभावित करती हैं, और कई बार बाजारवाद का शिकार हो जाती हैं उसकी वजह से। तो हमें ये समझ में आता है कि जीवन में कितनी परेशानी है। तो हर आदमी को ये हक है कि वो अगर सक्षम है तो वो उस दायरे से बाहर निकल कर के भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करे। तो मैं क्लिनिक में बैठ के एक व्यक्ति का इलाज कर सकता हूं, लेकिन अगर राजनीति में आकर और विधायकी में अगर आप विधानसभा में या सदन के सदस्य हो जाते हैं तो आप पूरे समाज के लिए कुछ कल्याणकारी व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो बड़े पर्सपेक्टिव में सेवा करने के भाव से मैं आया। समाज का इलाज की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूँ कहें तो आप राजनीतिक में जो धाकड़ लोग हैं उनका इलाज करने आए हैं। वो जब आप चलते हैं किसी लंबे सफ़र में और रास्ते में अवरोध आता है, गड्ढे आते हैं, अवरोध आता है, तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं। जहाँ नहीं बच पाते हैं उसे पाटने का प्रयास करते हैं। तो अगर कोई राजनीतिक कारण या कोई राजनीति व्यक्ति या कोई भी इस तरह का अवरोध बनता है तो आप निश्चित रूप से उसको उस तरह से हैंडल करते हैं। यह तो सामान्य प्रक्रिया है। सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर साहब सही बात है कि राजनीति, यूँ तो राजनीति की परिभाषा यही है कि कोई राजा, कोई ज़माने में राजा अपनी प्रजा के लिए जो नीति बनाता था वो राजनीति कहलाती थी। आज के प्रोस्पेक्टस में ऐसा कि आज की राजनीति की कोई नीति ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो धुंध है इस राजनीति पे, या इतना करप्शन, भ्रष्टाचार कह लीजिए, जो भी नाम दे लीजिए, क्या आप लगता है कि आप इसमें कुछ इसका इलाज कर पाएंगे? देखिए, कोशिश करने से क्या कुछ संभव नहीं होता है, लेकिन ये एक अकेला व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये एक पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अच्छे लोगों को आना होगा, और अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो इसमें वो जो सुधार हम चाहते हैं और जो अपेक्षित है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक दो लोग के आने से इसमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जन सुराज पार्टी ज्वाइन किया, तो उसके पीछे एक ख़ास मकसद है। मकसद ये है कि यहाँ इसका टैग लाइन ही है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो और आपने देखा कि टिकट आवंटन में भी जिस तरह के लोगों को टिकट दिए गए हैं वो समाज के बहुत सुलझे लोग हैं। ज़्यादातर लोग, 2/3 से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका अपना व्यक्तित्व और अपनी एक पहचान उस लेवल पर है। तो हम आशा करते हैं कि जब ये सारे लोग एक बड़े समूह में सदन में हिस्सेदार होंगे तो सारी व्यवस्थाएं ज़रूर सकारात्मक रूप से बदलेंगी। जहाँ तक पार्टी की टैगलाइन का सवाल है, भाजपा का भी टैगलाइन बहुत अच्छा है, पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन वो किस मायने में चली गई विद डिफरेंस वो आप भी पता है, समाज को भी पता है। धर्म, जाति, यही उनके पास उनकी नीति रह गई है जिस आज समाज में आज। तो क्या आपका भी खाली ये स्लोगन आपकी पार्टी का, या उसके पीछे कुछ असलियत है भी? देखिए, पहले आपने भाजपा की बात की तो मैं बताऊं कि उन्होंने कहा कि पार्टी विद अ डिफरेंस। ये नहीं कहा कि डिफरेंस इन विच डायरेक्शन। तो उन्होंने पहले ही से इसे गोल करके रखा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे। वो विपरीत दिशा में डिफरेंस पैदा करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमने कहा है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास ये लगातार जारी है और ये जारी रहेगा। यही आत्मा है जनसुराज की। ब्रेक पे जाएंगे, पहले एक सवाल है कि राजनीति एक सेवा भी मानी जाती है अगर कालांतर में पहले की बात करें, और कुछ नेता दावा भी करते हैं कि हम सेवा करने आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। आपके मन में क्या है? देखिए, जो विधायकी व्यवस्था में जो कानून है उसमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, और हमारे संविधान में, कि जब आप किसी पद पे जाते हैं, संवैधानिक पद पे जाते हैं,
तो उसकी मर्यादाएं क्या हैं। तो उसमें सिर्फ उस आदमी की जिम्मेदारी नहीं है अकेला, जो लोग उसे चुनते हैं उसे भी ये समझना होगा कि किसे हमने किस लिए चुना है। जिसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप एक एमपी बन गए, विधायक बन गए, तो आपको एक कोष मिलता है इलाके में खर्च करने के लिए, लेकिन वो उसका मूल चीज़ नहीं है। लेकिन जनता के बीच इस बात को फैला दिया गया है कि यही मेन काम है उसका। असल काम तो उसका है कि विधानसभा में या संसद में बैठकर ऐसे कानून बनाएं कि ये छोटे छोटे कामों के लिए उसे दर दर भटकना ना पड़े, टेबल के नीचे से कुछ सरकाना ना पड़े और उसका काम हो। ये व्यवस्था खड़ी करना असल उसका काम है। और अब जनता जाग चुकी है, इस बात को मान चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए भी वो बदलाव, सकारात्मक बदलाव की तरफ वोट कर रही है। मेरा सवाल है कि क्या आप भी इसे सेवा मानते हैं या फिर कुछ और? देखिए, राजनीति मूल रूप से राष्ट्र सेवा है, और राष्ट्र सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके राष्ट्र का नाम कितना हो रहा है। उसका असल मकसद है कि राष्ट्र में रहने वाले लोग खुश कितने हैं। तो खुशहाली लाना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और खुशहाली आने के लिए आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपके परिवार की एकता, आपके समाज की एकता और जो सामाजिक संरचना है उसकी रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, सब जब एक साथ मिलकर होती है तब असल राष्ट्र सेवा होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सामूहिक प्रयास, ठीक है। तो आप मानते हैं कि ये राष्ट्र सेवा है? बिल्कुल। तो आप भी इसी नज़रिए से इस फील्ड में आए हैं? मैंने आपको बताया कि मैं केवल राष्ट्र सेवा के वजह से नहीं आया, मैं इसलिए आया कि यहाँ जो बदहाली है उसमें हम लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं, और इतने पीछे छूट चुके हैं कि राष्ट्र को योगदान देने में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, कटिहार एक ऐसी जगह है यहाँ बहुत सारे बिजनेस हैं, उससे राजस्व अच्छा जमा होता है। ट्रेन की यहाँ पे रेलवे है, उससे राजस्व अच्छा जमा होता है। तो मॉनिटरी इसमें देखें तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उसकी वास्तविकता जो है उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा लोकल लोगों को कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसको उनकी भागीदारी दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक दायित्व है। तो राष्ट्र सेवा के साथ साथ सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए आया। आपके जवाब से स्पष्ट है कि आप में नेता वाले सारे गुण आ गए हैं। सीधा जवाब नहीं देना है नेताजी लोग, और घुमा के देते तो आप भी दे रहे हैं। चलिए, अगला सवाल है कि अगर सेवा ही करनी है तो आपके पास डॉक्टरी से अच्छा मानव सेवा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मानी गई, फिर इसको छोड़ के दूसरे में क्यों जाना? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने इसे छोड़ा नहीं है और मैं इसे छोड़ने वाला भी नहीं हूं। आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर बीसी राय जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जिनके जन्मदिन पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे। मैं भी अपनी ये सेवा भी जारी रखूंगा लोगों के लिए, और साथ में हर आदमी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने दायरे से निकलकर अपनी क्षमता के अनुसार दायरा बढ़ाकर लोगों की सेवा करे। नहीं, मैं अधिकारों की बात ही नहीं कर रहा है, इच्छा और चाहत की बात कर रहा हूँ। अधिकार भी आदमी तभी लेता है जब उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति तो है, ठीक है, उसका कारण ही तो जानना है। तो कारण बताया तो कि यहाँ की जो बदहाली है वो देखकर सच पूछिए तो अच्छा नहीं लगता। आपने इतना अच्छा बिल्डिंग यहाँ पे बनाया है, नया स्टूडियो बनाया है, लेकिन जब आप इस गली में घुसते होंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ़ लगती होगी कि चौड़ी गली होती, यहाँ पे पार्किंग स्पेस होता तो कितना अच्छा महसूस होता। तो कहीं ना कहीं वो चुभता है। अब कुछ मजबूरियां होती हैं कि आदमी उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जहां भी मुमकिन हो वहां उसका प्रयास करना चाहिए, और इसलिए मैं इस प्रयास के लिए आया। चलिए, डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे। ये तो बात हुई डॉक्टर साहब के एम्बिशन, उनके लक्ष्य को और वो क्या सोचते हैं। अब कटिहार की राजनीति पे हम लोग बात करेंगे, कुछ तीखे सवाल लेके आएंगे।
लेकिन लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और स्थानीय राजनीति पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अरे शिवानी, हाँ। तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम? यही तो कटिहार के बड़ा बाजार विश्व भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको। वाह, मजा आ गया। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशियों में से एक हैं और पहली बार राजनीति में आए हैं। तो इनसे सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। डॉक्टर गाजी जी। राजनीति में तो आ गए, आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा किया, सही किया, नहीं शायद कुछ अफसोस? बहुत सोच समझकर मैं राजनीति में आया हूँ, इसलिए इसमें अफसोस की कोई बात नहीं। आने के बाद लगता है ना कि दलदल में उतर तो गए, निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल है, इसका चस्का भी उतना ही खराब है जितना शायद और किसी का चस्का ना हो। नहीं, राजनीति जो गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं और जिसको बोल बोल करके कि ये राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, ये कुछ लोग कुछ ऐसा माहौल आज बनाते का हैं। परिदृश्य तो यही दिखता है हाँ, देश में। बिल्कुल, लोग ये माहौल बनाते आज हैं का तो कि लोग कॉमन बोलते हैं, कुछ भी अच्छा कीजिए तो बोले ज़्यादा राजनीति मत करो। हाँ, बिल्कुल। तो राजनीति का पर्याय ही बना दिया गया है कि किसी के साथ गलत करना, गलत करना, राइट। गलत करना। हाँ हाँ। तो गलत करने की जो व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और राजनीति जैसी अच्छी चीज़ को इतना गलत नाम दे दिया गया है ताकि अपनी गलतियों को छुपाया जा सके। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, सही सोच वाले लोग नहीं आएंगे, अथक प्रयास करने वाले लोग नहीं आएंगे और इन सब चीज़ों से बेखौफ काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, राजनीति का शुद्धिकरण नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल है कि इस दलदल में उतरने के बाद कोई अफसोस तो नहीं? गंदगी को साफ करने के लिए अगर बड़े एरिया में गंदगी है तो आपको गंदगी में उतरना पड़ता है, तो आदमी तैयारियों के साथ आता है। मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया। यानी लड़ाई लंबी लड़नी है। बिल्कुल। राजनीति, कटिहार की राजनीति की बात करते हैं। आप प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है उसके सिद्धांतों को लेकर मैदान में उतरे हैं। जी। मैं दर्शकों को बता दूं, कटिहार के 11 प्रत्याशी में डॉक्टर गाजी सारिक जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका छाप है स्कूल बैग। और कितने नंबर पे ईवीएम है आपका? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे। तो स्कूल बैग इनका छाप है। प्रशांत किशोर की भी चर्चा होनी चाहिए। 3 साल से लगातार प्रशांत किशोर बिहार के मैदान में घूम रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। शुरू में इन पर ठप्पा लगा बीजेपी की बी विंग है। जब कई नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के पोल खोले तो वो ठप्पा हटा, तो लोग कहने लगे कि लालू यादव की बी टीम है।
लेकिन दरअसल में ये वास्तव में है क्या? आप तो इनसे जुड़े हैं, आप बताइए क्या है? जनसुराज गांधी जी, अंबेडकर जी, इन लोगों की विचारधारा से प्रेरित और उनकी विचारधारा पर आधारित उनकी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए एक संगठन के रूप में अस्तित्व में आई प्रशांत जी के नेतृत्व में, और लोगों के बीच अलख जगाकर, जागरूकता फैलाकर, लोगों को जोड़कर 1 करोड़ लोगों ने, बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इसे राजनीतिक पार्टी की शक्ल दी। क्योंकि सब लोगों को ये मालूम है कि बड़ा काम, बदलाव का काम करने में, व्यवस्था परिवर्तन करने में सत्ता का भी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते वहीं से निकलते हैं, कार्यक्रम वहीं से किए जाते हैं। तो उस नियत से ये बनाई गई है कि बिहार में, जो 1947 में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी देश में 2025 में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार ही है। जबकि बिहार का गौरवमय इतिहास, और आज बिहारियों को हर राज्य में जाकर मजदूरी करना पड़ता है, वहाँ गालियाँ खानी पड़ती हैं। जैसे आपने कहा कि राजनीति मतलब गलत सेंस में उसका इस्तेमाल होता है, बिहारी शब्द भी एक गाली के रूप में इस्तेमाल होता है। तो बिहार के लोगों के खुशहाली के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए यहाँ की व्यवस्था बदलनी आवश्यक है, और इसलिए जनसुराज अस्तित्व में आया है, और ये किए बिना रुकेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, भले ही कोई बिहारी को नीची नज़रों से देखे, लेकिन बिहार में जो प्रतिभा है वो शायद देश के दूसरे राज्य में नहीं। बिल्कुल। यही बिहार देश के अलग अलग राज्यों में वहाँ का निर्माण करता। भले ही मजबूरी में यहाँ के मजदूर जाते हों, लेकिन अलग अलग राज्यों में वहाँ के निर्माण कार्यों को करता है। देश में एयरपोर्ट बने, सी पोर्ट बने, निर्माण का पैसा किसका भी लगे, करता तो बिहारी मजदूर ही है। ये अभिमान की बात नहीं है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री नहीं है। आप देखें, बिहार के लोग 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ यत्र तत्र भटक रहे हैं और गालियाँ खा रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है कि हमारे नौजवान जब बाहर रह रहे हैं, बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उसकी जवान बीवी यहाँ घर में है, बच्चे घर में हैं, कोई बीमार हो गया, कोई आकस्मिक स्थिति आ गई, कोई नौजवान उस घर में नहीं है, मोहल्ले का मोहल्ला खाली है। इस तरह से तो क्या क्या करना चाहते हैं? देश कहाँ से कहाँ बढ़ गया। 2000 में बिहार और गुजरात दोनों एक जैसी स्थिति में थे। आज आप गुजरात और बिहार का मुवाजना करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ है और बिहार कहाँ छूट गया है। उसकी वजह क्या है? ये बनाने वाले हाथ जिन्होंने जाके गुजरात को बनाया, क्या उस खुशहाली का, उस नज़ारे का, उस फैसिलिटी का अधिकार बिहार को नहीं है? क्या ये सरकार जो केंद्र में है वो सिर्फ गुजरात की सरकार है, बिहार की सरकार नहीं है? तो लड़ाई इस बात की है कि हमारे साथ ये भद्दा मजाक क्यों? मेरा सवाल यही है, प्रशांत किशोर ही वो शख्स है जो 2011 में इन्हीं गुजराती भाइयों से जुड़कर उन्होंने ही उन्हें देश में सत्ता दिलाई, जिसके कारण गुजरात आगे बढ़ा। तब उनके दिल में बिहार के लोग के ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, ये बहुत ही वास्तविक सवाल है आपका कि जब कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करता है, तो जब काम शुरू करता है तो जो काम उसे मिलता है वो काम कर लेता है। एस्टैब्लिश होने में वक्त लगता है। जब एस्टैब्लिश हो पाता है तब वो अपने मन की कर पाता है, नहीं तो उसे मजबूरी होती है कि काम मिल जाए। जब आपने ही ये खोला था केबीसी, तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ता था। आज आप तक लोग पहुंचते हैं कि मेरा एक इंटरव्यू करवा दीजिए अपने चैनल पर। आपने वो व्यवस्था खड़ी की है। उस खड़ी करने में आप शुरू में बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के भी कार्यक्रम किए जिनके प्लेटफॉर्म का कोई ये नहीं था। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उस रास्ते में, लेकिन जब आदमी उस परिपक्वता तक पहुंचता है, देने की स्थिति तक पहुंचता है, तब वो देने का प्रयास तब ये माने कि प्रशांत किशोर अब 3 साल पहले परिपक्व हुए हैं। नहीं। देखिए,
आपको बताऊं कि बिहार को देने के लिए कोई व्यक्ति है जो अपने पैसे से, अपने कमाए पैसे से बिहार में व्यवस्था खड़ी करने का इतना बड़ा प्रयास किया हो? पूरे देश में आपको नहीं मिलेगा। न शरीर से, न पैसे से, न साधन से, न संसाधन से किसी ने इतनी मेहनत आज तक नहीं की। लेकिन रुकिए, जब देश आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% संपत्ति देश को समर्पित कर दी। उसके बाद भी तो हर काम के लिए नेहरू जिम्मेदार कहा जाता है। तो ये सवाल आप गलत लोग से पूछ रहे हैं। नहीं तो ये मेरा सवाल इस संदर्भ में है। ये सवाल नहीं उनसे नहीं, मेरा सवाल का संदर्भ समझ दीजिए। तो नेहरू जी को 98% संपत्ति देने के बाद भी जिम्मेदार कहा जाता है। आज मानते हैं कि प्रशांत किशोर अपने पैसे से बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब उनको नहीं लगता कि उनका ये कोशिश के बाद में उन पर भी ये आरोप लग सकता है? देखिए, नेहरू जी के जाने के बाद लगभग 50 साल के बाद कुछ लोग आए जिन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है। आज से 50 साल बाद क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि ऐसे लोग आ जाएं, लेकिन हमारी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो, और उसको बेहतर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसके पीछे पूरी जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, कुछ लोग मानने में देरी करते हैं, बहुत सारे लोग मान चुके हैं, जो बचे हैं वो भी मान जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंटशिप पर जाने के पहले कि तो आप लोगों ने मन बना लिया है कि भविष्य की चिंता नहीं करनी है, फिलहाल बिहार को सुधारना है। बिल्कुल। चलिए हमारे चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास जो कुछ सवाल लेना चाहेंगे, तो सवाल पूछिए स्टूडेंट से। मेरा नाम अलकमा मनोवर है, मैं डीएस कॉलेज की छात्र हूँ। तो मेरा सवाल है कि आने वाले कुछ सालों में आप एजुकेशन को कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, एजुकेशन के सिलसिले में जनसुराज का विजन क्लियर है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देने की। तो जो 15 साल तक की शिक्षा है उसको अगर हम बेहतर लेवल तक ले जाते हैं तो निश्चित रूप से लड़के अगर 10 साल अच्छे स्कूल में 5 साल से 15 साल की उम्र तक पढ़ लेते हैं तो अपना रास्ता तय करने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर ध्यान देना है। तो उसके लिए जो व्यवस्था हमने बनाई है, जिस पर हमें कार्य करना है, उसमें यह है कि हम हर ब्लॉक में हर साल एक नेत्रहाट जैसे लेवल का स्कूल खड़ा करेंगे और अगले 10 साल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी लगभग 550 स्कूल हर साल बनाएंगे और 10 साल में इस स्कूल की संख्या 5500 हो जाएगी और वहाँ से हमारे बेहतरीन बच्चे निकलेंगे। आप देखिए, एक नेत्रहाट है अभी और एक नेत्रहाट से 1500 से ज़्यादा यूपीएससी के बच्चे अभी देश में सेवा दे रहे हैं। तो उस स्तर का स्कूल बनाएंगे और तब तक जब तक बच्चे स्कूल में बन नहीं जाता, उतने लोगों के लिए 1 साल 2 साल में स्कूल बन नहीं सकता है, तब तक सारे बच्चे जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके आसपास जो सरकारी स्कूल है वो बदहाल स्थिति में है, उनको बगल के नज़दीक के अंग्रेजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन होगा। उनके माँ बाप उसका एडमिशन कराएं और उनकी फीस सरकार तब तक भरेगी जब तक अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर लेती। अगला सवाल ले ली। मेरा नाम तरन्नुम परवीन है, हम बीडी कॉलेज बारसोई से हैं। सर, मेरा सवाल यही है कि हम लोग का एडमिशन का लगभग 6 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है सेमेस्टर 1 का, और जो सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, जो कि रिज़ल्ट आने का नियम है 45 दिन, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है। ये भी डीएस कॉलेज के छात्र हैं और सवाल ये है कि सिस्टम शिक्षा का इतना करप्ट है, एक तो क्वालिटी गुणवत्ता नहीं है और फिर टाइम काफ़ी डिले है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हायर एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, इन सारी चीज़ों में इस बात का ख्याल रखा जाना है कि व्यवस्थाएं ठीक हों। इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। जो चीज़ें हैं डिले की जाती हैं, समय पर नहीं की जाती हैं, जहाँ
अपॉइंटमेंट जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है, जहाँ काम होने की जगह है वहाँ रिक्तियाँ खाली हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, आप जाते हैं लौट आते हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको किसी और काम में उपयोगिता में डिपुटेशन दिया हुआ है, काम नहीं हो रहा है, और जितने लोग वहाँ भर्ती किए गए हैं उनको सरकार अपनी व्यवस्था से नाकारा भी बनाती है और उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है जाने अनजाने में कि वो अपना कलम दिखाकर, कलम का रोब दिखाकर, उसका डर दिखाकर लूट मचा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, परीक्षा नहीं हो रहा है, यही समस्या नहीं है। आपको अपना कोई पेपर निकालना है, कोई आवेदन देना है तो उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। ये बड़ी चिंता है और इसलिए ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब पूरी चीज़ें, पूरा सिस्टम का ओवरवाइलिंग हो। और ये जो लोग इतने दिनों से ये व्यवस्था खड़ी करके रखे हैं, इनको जब तक आघात नहीं पहुंचाया जाएगा, नई व्यवस्था नहीं लाई जाएगी, इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। सर मेरा नाम बादल कुमार है, मैं कोई RIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हूँ। मैंने सुना है कि सर जन स्वराज पार्टी ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले समय में जब आपकी सरकार बनेगी तो बिहार से जो मजदूरें बाहर मजदूरी करने जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए रोजगार दिया जाएगा। तो सर और भी पार्टियां जो कि ऐसा कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना निकला हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निकला हुआ है, और जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, कौशल विकास योजना है, ऐसे ढेर सारी योजना है। तो सर आप क्या अलग करना चाहते हैं सर? इनका सवाल है कि पलायन रोकने के लिए आपके पास, जनसुराज के पास अलग प्लानिंग क्या है? दावा तो सभी कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन क्या डिफरेंट है? देखिए, जब 50 लाख लोग बिहार के नौजवान डिस्ट्रेस माइग्रेशन के शिकार हैं, यहाँ से बाहर मजबूरी में 10 से 12 हज़ार रुपए की कमाई के लिए गए हुए हैं, उनको यहाँ पर काम देने का मतलब है कि उतने आमदनी की व्यवस्था करना। हाँ, इसी के लिए ये छोटी बात नहीं है। इसमें सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप इतने लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, रोड मैप क्या, वही जानना चाहते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो देखिए, एक होता है CD रेशियो, जिसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये क्या होती है इसको समझिए आप। इसमें जिस स्टेट में वहाँ के लोग बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसे जितने जमा हुए साल भर में, उसका 70% पैसा यहीं के लोगों को अलग अलग लोन के रूप में देकर खर्च करने हैं। यह कानून पूरे देश में है। बिहार में ये पूरा पैसा खर्च नहीं होता, यहाँ के पैसे बाहर भेज दिए जाते हैं। यहाँ 70% के बजाय केवल 40% पैसे लोगों पर खर्च किए जाते हैं, 30% अभी भी बाहर भेज दिए जा रहे हैं। और वो पैसे चले जाते हैं गुजरात, तेलंगाना, वहाँ के लोग उससे लोन लेकर फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और फिर हमारे बच्चे जाके वहाँ मजदूरी करते हैं। वो पैसे रोकना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो उसकी मॉनिटरिंग कमेटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसका हेड चीफ मिनिस्टर खुद होता है। यानी एक चीफ मिनिस्टर के चाहने से वो पैसे यहीं रुकेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पैसे कितने हैं। पिछले साल जो पैसे यहाँ से बाहर भेज दिए गए, जो यहाँ के लोगों का हक था, वो था 2,40,000 करोड़ रुपए। 2,40,000 करोड़ रुपए को आप छोटे भाषा में समझिए कि बिहार का बजट 3,12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी पूरा बिहार का 9 महीने से ज्यादा का बजट, यानी पूरा बिहार 9 महीना उतने पैसे में चला सकते हैं। उतना पैसा जो आप पर खर्च किया जा सकता है वो सरकार भेज दी। यानी 3 महीने में पूरा बिहार चला दिया गया। 3 महीने की इनकम बिहार की साल भर उसी में लोगों ने नहीं, वो पैसे अलग हैं और ये पैसे अलग हैं। ये एडिशनल पैसे हैं, वो 3,12,000 रुपए के अलावा जिससे सरकारें चलती हैं, उसके अलग पैसे हैं। ये 2,40,000 करोड़ रुपए अगर हम रोक लेते हर साल, ये एक साल नहीं, ऐसा एक बार नहीं हुआ, हर साल इतने पैसा बाहर जा रहा है। यानी 5 साल में 24-25 2,40,000 से कई इंडस्ट्री लगाई जा सकते हैं यहाँ, जहाँ लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। नहीं, इसको भी आप समझिए, इंडस्ट्री भी आप रातों रात नहीं लगा सकते हैं। तो हम जितने बच्चे हैं
सब में कोई ना कोई कुशलता है जिसकी वजह से वो वहाँ काम कर रहे हैं। उनको हम उसके अनुसार काम करने के लिए अगर लोन दें, कोई इंडिपेंडेंट काम करना चाह रहा है, कोई एकल काम करना चाह रहा है, कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जिसमें 5 लोगों की ज़रूरत है तो 5 लोगों को भी रोज़गार दे सकता है, कोई रेहड़ी लगाना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई छोटा इंडस्ट्री डालना चाहता है, तो वो हम दे देंगे और उसको सस्ते दरों पर मुहैया कराएंगे तो वो बेहतर कार्य करेगा। और इससे क्या होगा कि फैक्ट्री हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे मजदूर जब वापस आ जाएंगे, अभी आपने कहा कि सारे स्टेट को हम बना रहे हैं, तो सारी फैक्ट्रियां हमारे हाथों से चलती हैं। वो हाथ जब अपने यहाँ लग जाएंगे तो फैक्ट्रियों को मजबूर होकर वहां से यहाँ माइग्रेट करना पड़ेगा और फैक्ट्री वाले बड़े बड़े धन्ना सेठ खुद आपके द्वार आएंगे कि हुजूर अब आप तो मजदूर दे नहीं रहे हैं तो मेरी फैक्ट्री ही रख लीजिए। तो देखिए ये बहुत लंबा विजन है। तो ये और परसेप्शन भी तो मान सकते हैं इसकी। जी ये परसेप्शन है, खाली अनुमान है, कल्पना है। नहीं, अनुमान क्या है आप बताइए ना कि जहां गुजरात के लोग कितने लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं? नहीं, वो लोग आएंगे, लगा देंगे, लग जाएगा। ये तो नहीं। संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का बात नहीं है, परफेक्शन कहाँ है? ये बिल्कुल परफेक्शन है। इसके अलावा जो सरकार अपनी लगाएगी या और पब्लिक पार्टनरशिप में पीपीपी मॉडल पर हो या फिर बाहर, और जब सरकार मजबूत होती है तो वो लोगों को बुलाती है, सबमिट कराती है और लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं। उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि सरकार तो फैक्ट्री लगाएगी, लगवाएगी, लेकिन उसके अलावा फैक्ट्रियों का भी माइग्रेशन यहां होगा और आप देखेंगे कि आने वाले 10 सालों में कटिहार की भी हालत आप देखेंगे। जो पिछले कई साल पहले इंडस्ट्री हब हुआ करता था ये कटिहार, पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के भी अच्छे दिन लौटेंगे। सर मैं आदित्य आनंद, मैं MBDA इस्लामिया से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार, जन सुराज की सरकार जब बनेगी तब जन सुराज सर बोले थे कि वो शराब बिहार में चालू कर देंगे। अगर शराब चालू कर देंगे तो उनके ऊपर से पुलिस प्रशासन का भय हट जाएगा। इनमें क्या निर्णय है सर आपका? देखिए, सबसे पहले तो इस लाइन को ठीक कर लें, शराब बंद नहीं है, शराब सब जगह मिल रही है। शराब बंदी का एक फर्जी कानून है जिससे नुकसान हो रहा है। शराब बंद होती तो अच्छी बात थी, लेकिन शराब बंदी का कानून है और जिसकी वजह से शराब माफियाओं का राज है। और जो शराब 100 रुपए की मिलती थी वो 400 रुपए की मिल रही है और इससे लोगों का नुकसान हो रहा है और सरकार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। दोहरा नुकसान हो रहा है। पी सारे लोग रहे हैं और जो नहीं पी पा रहे हैं वो सूखा नशा में मुब्तला है और नई नस्ल खराब हो रही है। अब मसला जो आपको चिंता सताता है कि दारू खुल जाएगा, तो दारू तो खुला ही हुआ है, दारू लेकिन हाँ, जब कानून, इनका सवाल है कि दारू खुल जाएगा, बदमाशी होगी, लोग हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तो बदमाशी होगी तो उसके लिए अलग कानून का प्रावधान है अभी ऑलरेडी, डॉक्टर गाजी, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता शराब है। बिकती है लेकिन तय है। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि खुलेआम सड़कों पे शराब पे की बदमाशी तो नहीं होती है, ये भी तय है। डेफिनेटली इस बात से मैं सहमत हूं कि लोग जिस तरह से शराब बंदी से पहले लोग पीते थे शराब और बाहर उत्पात मचाते थे, वैसा नहीं होता है। ये एक थोड़ा सा फायदा हुआ, थोड़ा नहीं, लेकिन समाज से डर, लोग महिलाओं को डर, ये पूरा नहीं खत्म हो गया। वो कहीं भी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। शराब की बिक्री पहले से ज्यादा है, नहीं, पीने वाले सारे लोग पहले- पी रहे नहीं, हैं। मैं मुझे आपको- आप 5 आदमी दिखा दीजिए कटिहार में जिसने शराब बंदी के बाद शराब छोड़ दी हो। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। शराब बिल्कुल बिकती है, लोग पी भी रहे हैं पीने वाले, लेकिन खुलेआम सड़कों पे बदमाशी, लोगों को तो डर, बदमाशी रोकने नहीं, के लिए वही- अलग कानून है ना। शराब बंदी खोल देने से कागज पर जो शराब बंदी लगा हुआ है जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, अगर हम खोल देंगे तो राजस्व का नुकसान नहीं होगा, ब्लैक में लोगों को खरीदना नहीं पड़ेगा। और जो उत्पात मचाते हैं पी करके, उनके लिए तो अलग कानून का प्रावधान है और उसको हम और भी तरीके से लागू करेंगे। तो ये स्थिति में आप देखेंगे कि सामाजिक
जो ताना बाना है वो और भी बेहतर होगा और राजस्व का नुकसान नहीं होगा। जो पैसा 400 रुपए कमा के 50 रुपए का दारू पीता था, आज 200 रुपए का दारू पी जा रहा है, वो फिर अपने जगह पर आएगा, परिवार के लिए पैसे भी बचा पाएगा और स्थिति बेहतर होगी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये शराब का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जो सरकार सुशासन बाबू के नाम से जानी जाती है, उसको आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बिगड़ा हुआ है? सर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको पता है कि ब्लैक में शराब बिक रहा है तो आपकी सरकार बनने से पहले भी तो आप सुधार कर सकते हैं। सरकार कैसे सुधार करेंगे भाई, जरा हमको बताओ। नहीं, वो सरकार तो, वो सुधार तो सरकार का पार्ट है। विपक्ष ये तो आवाज एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। कहाँ कौन चीज ब्लैक हो रही है, कौन चीज तस्करी होके आ रही है, ये एक प्राइवेट आदमी या एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये सरकारी व्यवस्था है, उसके लिए डिपार्टमेंट है, उसको काम करना पड़ेगा। तो ये तो सब मिले हुए हैं। आज तो सबसे ज्यादा शराब आपको वही लोग जिनको रुकवाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के माध्यम से बिक रहा है। अच्छा, अब आते हैं कटिहार की राजनीति में बात करते हैं। कटिहार की राजनीति में 10 प्रत्याशी आपके सामने हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान विधायक तारकेश्वर प्रसाद, 20 साल, पौने 2 साल का डिप्टी सीएम का काल। क्या लगता है कटिहार को क्या मिला, क्या नहीं मिला? कटिहार को 20 साल तक विधायक मिला और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। कटिहार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला, लेकिन कटिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला। यानी आप 20 साल को जीरो मानते हैं उनका? बिल्कुल, उपलब्धि जीरो है। उपलब्धि जीरो। अगले आपके सामने हैं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर महतो, 20 साल से हार रहे हैं, 2 बार कार्यकाल भी रह चुके भी और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुख्य सचेतक भी रहे हैं, फिर चुनाव मैदान में उनकी चुनौती को आप कैसा मानते हैं? कटिहार का एक विधायक जो शिक्षा मंत्री रहा, तो अगर कटिहार का विधायक शिक्षा मंत्री रहा और आसपास के दूसरे जगह जहाँ के लोग शिक्षा मंत्री नहीं रहे, उससे बेहतर शिक्षा व्यवस्था अगर कटिहार में उन्होंने कर दी होती तो शायद मैं कुछ कह पाता, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए उनके शिक्षा मंत्री बनने से कटिहार को कोई फायदा नहीं हुआ। रही बात उनके राजनीति की, तो 1985 से लेकर लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 40 साल, जिसमें पिछले 20 साल से वो चुनाव हारते आ रहे हैं। अब 40 साल की राजनीति, उसमें आखिरी 20 साल आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, आउट ऑफ कोर्ट हैं। अब उस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि कोई उसका मानी मतलब है। अब वो प्रासंगिक नहीं है राजनीति में। यानी आप उनकी चुनौती को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे? अप्रासंगिक। दूसरा, एक बार फिर आते हैं तारकेश्वर जी के ऊपर, चूँकि सत्ता में है तो सवाल ज़्यादा उन्हीं से होंगे कि आपने कहा कि उनका 20 साल का कार्यकाल जीरो नगण्य है, लेकिन दावा उनका है कि IIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें, बिजली और मतलब देयर आर सो मेनी थिंग वो काउंट कराते हैं। तो उसको आप क्या मानते हैं कि है या नहीं, दावा कितना सही है? IIT कॉलेज हर जगह, हर जिले में खोले गए, ये सरकार की पॉलिसी थी। इसमें किसी भी MLA का, कहीं के भी MLA का कोई योगदान नहीं है। ये सब जगह खोला जाना था, सब जगह खुला। कहीं नहीं खुलता, 2-4 जगह ही खुलता, केवल कटिहार में खुलता तो हम उसमें उनका योगदान ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन इसमें कोई ढूंढने की भी चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज की जहाँ तक बात है, तो आपको याद होगा कि शुरू से लगभग 30-35 साल पहले से ये आवाज़ उठ रही है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। जो लोग भी प्रतिनिधित्व करते रहे, जो लोग विपक्ष में रहे, जो लोग हारे रहे, हर लोगों ने ये आवाज़ उठाई और नीतीश जी पर दबाव बनाकर लोगों ने यहाँ पर ये माहौल बनाया। और ये तब बनाया जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, और तभी उन्होंने वादा किया था, और निश्चित रूप से इसमें नीतीश बाबू का हाथ है और उन्होंने इस बात को, अपने वादे को याद रखा। हाँ ठीक है, उनके कार्यकाल में ये सामने आया है, तो लोग नाम प्लेट तो अपना हर जगह नेम प्लेट चमकाने के लिए माहिर हैं, तो हो जाता है।
तो नीतीश सरकार ने कुछ काम किया, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। नीतीश जी 2005 से 2010 तक जितना बेहतरीन काम कर रहे थे, अगर उतना बेहतरीन काम आज तक करते रहते तो हम लोग गुजरात से बहुत ज्यादा पीछे नहीं होते। लेकिन आगे नीतीश भी हो जी- सकते थे। हाँ, हो मुमकिन है, अगर वो एक्सलेटर पर पैर रखते तो हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2010 के बाद नीतीश बाबू का साथी बदला, सब कुछ बदल गया। नीतीश बाबू का साथी बदला का बात नहीं है। आप देखिए, नीतीश बाबू दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जो रिजाइन करता है और उसके नीचे वाले की कुर्सी चली जाती है। बाकी जगह जो रिजाइन करता है उसी की कुर्सी जाती आप है। इस बात से कहना क्या चाहते हैं? इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग अपने साथी चुनते हैं। राजनीति में लोग अपने साथी चुनते हैं, सहयोगी चुनते हैं। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा से अपना विपक्ष चुनते हैं। नीतीश कुमार ने रिजाइन दिया मुख्यमंत्री से, कैबिनेट बदल गया, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री हट गए, सारे कुर्सी कैबिनेट- चला गया उप मुख्यमंत्री का। कैबिनेट ही बदल गया, सारे हाँ, मंत्री की हाँ, कुर्सी चली। सब चली। एक रिजाइन देता, कई कुर्सी चली जाती। हाँ, हवाई जहाज से उतरे तो पता चला कि चली नहीं, गई। चलिए ठीक है। तो अब आते हैं अगले युवा प्रत्याशी हैं, सौरभ अग्रवाल। उसके बारे में युवा, उधर तेजस्वी सरकार युवा सरकार कह रही है, इधर कटिहार में युवा सौरभ अग्रवाल है। क्या कैसे देखते हैं आप? आपने मुझसे बड़े कड़े कड़े सवाल पूछे कि आप डॉक्टर हैं, आप ऐसे आ गए राजनीति में, आप ये आ गए वो आ गए। आपने देखा होगा कि मैं पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार जनसुराज से जुड़कर ज़मीन पे काम कर रहा हूँ, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। तब आप मुझसे इतने कड़े कड़े सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो नौजवान सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुआ, वो अपना कार्यक्रम, जो भी अपना पढ़ाई लिखाई किया, अपना काम बिजनेस जो भी कर रहा है, शांति से कर रहा था। परिवार में 2 महत्वपूर्ण पद भी है, राजनीतिक पद। एक एमएलसी हैं उनके पिता, जो लगभग 18 साल पूरने को 16 हैं। साल से, हाँ, 16 साल से। माता जी 2 साल से ज़्यादा से मेयर हैं। 2.25। दोनों एक विचारधारा से जुड़े हैं और विचारधारा से ज़्यादा मजबूती से जुड़े हैं बनिस्बत के वो किसी पद से जुड़े हों। ये सब जानता है। ये भी लोग जानते हैं, पूरे कटिहार के लोग ही नहीं, पूरे सीमांचल के लोग जानते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कटिहार में कौन। तो जिससे भी पूछते हैं तो वो अशोक अग्रवाल जी का ही नाम लेता है। तो वो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा, उनकी पत्नी वो भी बीजेपी में सक्रिय, और अचानक से बेटा एक पार्टी का टिकट लेके आ जाता है। जो आदमी राजनीति में कभी रहा नहीं, माता पिता दूसरी पार्टी में थे, पदों पर हैं, और बच्चे को अचानक से पार्टी का टिकट मिल जाता है, और वो भी ऐसी पार्टी का जिस पार्टी का ना यहाँ कोई संगठन है न कुछ है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कैसे होता है, पब्लिक सब जानती है। मेरा सवाल ये है कि वो युवा नेता है और आप उसको कैसे देखते हैं कि अगर, चलिए ठीक है, किसी इन्फ्लुएंस से लोगों का कहना है कि टिकट खरीदा गया, ये हुआ, अब वो उनको, आप उनके पिता की और माँ की भूमिका को एक बार अलग कीजिए, उनको खुद को एक युवा नेता के रूप में आप कैसे देखते हैं? उनके बारे में क्या कहिए? उनको पहले देखा जाएगा, तब ना उनके बारे में आकलन किया जाएगा। उनको तो किसी ने देखा ही नहीं। नहीं, उनकी एंट्री को मेरा अभिप्राय कि तो एंट्री तो बताया कि उन्हें लॉन्च किया गया है। लिटरली बोले तो जैसे नेपो किड को लॉन्च किया जाता है फिल्मों में, वैसे ही उनको राजनीति में लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं, पहली फिल्म बन रही है, बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है, जनता क्या करती है उनका। अंतिम 2 सवाल है। बताइए कि आप पूरे चुनावी दृश्य में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं आप कटिहार की राजनीति में? कटिहार की राजनीति में बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे व्यवहार से वाकिफ़ हैं, मेरे प्रयासों से वाकिफ़ हैं, और जो नहीं भी जानते थे उनसे भी बहुत प्रेम मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि लोगों में एक जोश है, एक जुनून है। बिहार में
जिस तरह से बदलाव की बयार बह रही है, कटिहार में सिर्फ बदलाव की बयार नहीं है, सकारात्मक बदलाव के लिए लोग एकदम उतावले बने हुए हैं और हाथों हाथ ले रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कटिहार की जनता मुझे यहाँ नेतृत्व का मौका देगी और मैं जनता को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जनता के पास जा रहे हैं, लोग सवाल पूछते ही होंगे, जी, अब क्या कहते हैं? आप प्रशांत किशोर के नाम पे वोट मांगते हैं या अपने नाम पर? देखिए, वोट जब आप मांगने जाते हैं तो आप वोट मांग रहे हैं दो बातों के लिए, एक बिहार बदलने के लिए और एक कटिहार के हालात बदलने के लिए। तो आपको दोनों ही बातों पर वोट मांगना पड़ता है और मांगना चाहिए। आप विचारधारा से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी के विजन के बारे में भी बात करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के दुश्वारियों के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ के दुश्वारियों को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। आपके व्यक्तित्व की भी चर्चा होती है। तो ये सब मिला जुला होता है। नहीं, कोई मैं आपके अकेला अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब आप मिलते हैं, लोग प्रशांत किशोर के नाम पे आपको हाँ बोलते हैं या आपके खुद की उपलब्धि के नाम पे? दोनों तरह के लोग हैं। ज़्यादातर प्रशांत जी के साथ हैं और बहुत सारे लोग इन लोगों से क्षुब्ध हैं, पुराने लोगों से जो विकल्प की तलाश में थे। उनको प्रशांत जी ने एक राह दिखाई है, उसकी वजह से ज़्यादा लोग उनके वजह से हमारे साथ हैं। और उसके अलावा जो मेरा अपना व्यक्तित्व है, तो कुछ ना कुछ लोग तो उसकी वजह से जुड़ते ही हैं। एक थोड़ा अलग सवाल, आप सेवा की बात करते हैं कि हम सेवा के लिए आए। आप पे आरोप है, कुछ लोगों ने इसी कार्यक्रम में आरोप लगाया कि आप आज तक किसी बच्चे की फीस 1 रुपया कम तक नहीं करते हैं, वहाँ सेवा उनको समझ में नहीं आती और यहाँ सेवा करने चले आए। जिन्हें ये नहीं मालूम है कि सेवा करने का तरीका क्या होता है, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, ये बताया गया है कि आप अगर किसी को कुछ दें तो दाहिने हाथ से दें तो बाएं को मालूम ना हो, तभी वो सेवा है, वरना वो तो चर्चा की बात है। तो इसलिए मैं इन ओछी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करता। यानी सेवा भाव है, लेकिन आप अपने तरीके से करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अंतिम बात, आप अगर जीतते हैं, अगर आप विधायक बन के आते हैं, अगर इसमें से हटा दीजिए आप, फिलहाल 14 तारीख तक तो ये अगर ही चलेगा, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। अगर जीत के आते हैं तो 3 कम शब्द में बताइएगा, 3 मुख्य कार्य क्या करेंगे कटिहार के लिए? कटिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जाम की समस्या है, जाम का मतलब केवल ट्रैफिक जाम नहीं है, जाम का मतलब यहाँ पर पैदल जाम भी हो जाता है पानी के जल जमाव से। तो हर तरह के जाम और शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देख रहे हैं लोग बैठ के आपके यहाँ पर गाएंगे कि इतना बड़ा सदर अस्पताल इतना बड़ा बना दिया, लेकिन अंदर काम होने के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। बिल्डिंग बन गई है निश्चित रूप से, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आप स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छे अस्पताल खोलेंगे, फ्री ट्रीटमेंट देंगे, ये कहने? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जनता कि को स्पष्ट सरकार बताइए। की देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालने नहीं, की कोशिश जबरदस्ती ना ना, आप करें। बताइए ना, आपको पूरा हाँ, तो मौका है। वही मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि अस्पताल चलता कैसे है, स्वास्थ्य व्यवस्था के कितने आयाम हैं, तो उस पर आप काम ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने अपनी टीम में डॉक्टरों की ज़्यादा भर्ती की। तो आपको जानना पड़ेगा कि आप जब अस्पताल में जाते हैं तो आपको गार्ड से लेकर, सफाई कर्मी से लेकर के, क्लर्क से लेकर के, मैनेजर से, पैरामेडिकल स्टाफ से और जितने नर्सिंग स्टाफ है, सबकी ज़रूरत पड़ती है और सब कॉम्पिटेंट और पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब आपके पास नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, नर्सिंग का जो कैपेबिलिटी है, उनके जो सवाल मेरा है थोड़ा वो नहीं लंबा हो है। जाए, हम समझ गए कि आप स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। शिक्षा का में बताइए, खास क्या करेंगे? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग स्कूल की बात करते हैं, आपने बताया। हाँ, उसके अलावा जैसे हाई एजुकेशन की बात है, आप मैट्रिक के बाद ले लीजिए, इंटरमीडिएट के हम तो 15 साल तक की बात की है, लेकिन बच्चे 15 साल 16 साल में मैट्रिक करते हैं। 11th 12th का क्या? आप देखिए कि पूरे बिहार में
जो बच्चे हैं उसमें दलित के बच्चे केवल 3% बच्चे दलितों के मैट्रिक पास कर पाते हैं और अति पिछड़ों के केवल 7% पास कर पाते हैं, मुसलमानों के केवल 5%। अब भी चले गए दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अब आपको भी मैं- उसी में चले गए। नहीं, उसकी बात दूसरी पार्टियां भी तो यही करती है, दलित, महादलित। नहीं, उसकी बात देखिए इसलिए कर रहे हैं, मैं जाति में विभाजन नहीं कर रहा हूं। सरकार ने आप जो व्यवस्था डाटा बताइए निकाला, ना क्या। नहीं, सरकार ने जो डाटा निकाला है अभी तक, जो डाटा उपलब्ध मेरा है सवाल वो है इसी कि- आधार पर है, इसी आधार पर है, तो उसी पर चर्चा होगी। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था बताइए जो सबको मिले। हाँ, तो उसमें वही कह दलित, रहा हूं महादलित, कि वो- पिछड़ा, अति पिछड़ा वो- सब वो- शामिल होगा। वही बता रहा हूं कि वो ऐसा क्यों है, ये अगर आप पहचान जाएंगे तभी आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये पहचानना जरूरी है, तो आपको ये पता करना होगा। तो हमें पता है कि स्कूल कहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, स्कूल में क्या व्यवस्था है। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, +2 स्कूल में चले जाइए, पता चला कि जो सरकारी स्कूल है या कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, उसमें एक ISC में बायोलॉजी में पता चला कि 2000 एडमिशन है और क्लासरूम में बैठने की क्षमता है 150। अब इस डर से क्लास लगाई ही नहीं जा रही है कि इतने बच्चे आ जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, और यहां माहौल बनाया जाता है कि टीचर क्लास नहीं लेना चाहता है। जब किसी से 2-3 साल तक काम नहीं लीजिएगा तो फिर उसको काम करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। तो हमारी व्यवस्था ने, सिस्टम ने धीरे धीरे सारी इच्छा शक्तियों को मार दिया है। आज भी अच्छे टीचर हैं, आज भी अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की कमी है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप कॉलेज को 2 शिफ्ट में ज़रूरत हो 2 शिफ्ट में चलाइए, क्लासरूम बढ़ाने की ज़रूरत हो क्लासरूम बढ़ाइए, तो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो ये अचानक से तो होगा नहीं, लेकिन इसमें प्रयास निरंतर जारी रखने से साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे आपको सिग्निफिकेंट अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। क्लोज कार्यक्रम को खत्म करने के पहले मैं एक बात और पूछता हूँ। जी, ये सवाल आपसे अलग है, प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अचानक 1 महीना पहले उन्होंने कई बीजेपी नेताओं, जदयू नेताओं की पोल खोल शुरू कर दी। अचानक खोली और फिर अचानक से बंद भी हो गया। इसके पीछे क्या क्या दबाव आया तब बंद हो गया? नहीं, अचानक बंद हो गया। आप देख रहे होंगे कि टिकट बांटने की प्रक्रिया, प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया, वो काफ़ी समय लेती है और वो बहुत सघन तरीके से होता है। उसके बाद प्रचार प्रसार और त्यौहार आ गए। अब त्यौहार ख़त्म हुआ है, प्रचार प्रसार फिर स्पीड पकड़ रहा है। आप देखेंगे कि जल्द ही फिर नई किस्तें आएंगी। प्रशांत किशोर खुद ने 10 दिन पहले कहा था कि अगले 3-4 दिन में हम जल्दी एक नई किस्त लाएंगे, लेकिन उस बात को भी 10 दिन बीत गया। नहीं, या आएगी या नहीं आएगी ये बताइए। बिल्कुल आएगी। उन्होंने कहा है, अभी पिछले दिनों भी कहा है कि अभी छठ है, छठ पूजा खत्म होने दीजिए, लोगों को थोड़ा अस्थिर होने दीजिए, फिर नई किस्त आएगी। यानी यह मान के चलें कि प्रशांत किशोर, आपने और पूरी जनसुराज ने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने की कमर कस ली है। सिर्फ भंडाफोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें जो लोग शामिल हैं उन सारे संलिप्त लोगों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा, चाहे वो जनता के माध्यम से हो, जब सरकार में आएंगे तो कानूनी माध्यम से हो। और अभी भी कई लोगों के विरुद्ध कोर्ट में केस फाइल भी हुआ है कुछ मामला को लेकर, कुछ आगे भी होगा। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ये तो अभी शुरुआत है। प्रशांत जी ने बार बार कहा कि हमने जो सबसे बड़े 100 भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं उनका लिस्ट तैयार कर लिया है, कागज़ इकट्ठा हो रहा है, बहुत लोगों का कागज़ इकट्ठा हो गया है। हमें सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाना है, लगाना रहता तो मैं भी यहाँ बैठ करके इल्ज़ाम लगा देता कि उसने ये भ्रष्टाचार किया, उसने वो भ्रष्टाचार किया। हम सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ बात करने वाले लोग हैं और प्रशांत जी इसमें बहुत ईमानदारी बरतने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उस जब सारी चीज़ें सामने होंगी, कागजात के साथ आपके आगे परोस दिया जाए। क्या सरकार अगर प्रशांत किशोर यानी जनसुराज की बनती है तो इन भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी? यकीनन। चलिए, याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छा कभी एक और सवाल, किंग मेकर की भूमिका अगर आपकी मिलती है, 20-25 सीटें आती हैं, और अगर आप जनसुराज को किंग मेकर की भूमिका मिलती है,
जिसको आप समर्थन करेंगे उसी की सरकार बनेगी, तब आपका क्या स्टैंड होगा? एनडीए? प्रशांत जी ने इस मामले में साफ साफ और बार बार कहा है कि सरकार बदलने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ी जा रही है। तो अगर व्यवस्था बदलनी है तो सरकार पूर्ण बहुमत की बनानी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार नहीं बनाएंगे और न ही किसी को समर्थन देंगे, न प्री पोल अलायंस न पोस्ट पोल अलायंस। मेरा सवाल अधूरा रह गया जवाब। अगर आपके बगैर सरकार नहीं बनती है तो क्या सरकार दोबारा री इलेक्शन के लिए जाएंगे आप? सरकार अगर हमें आपके हिसाब से अगर 25 सीट आ गई, या मान लीजिए कि चलिए आसान शब्दों में करना है कि 43 सीट आ गई, तो 200 सीट बच गया ना। तो ये सब लोग तो एक दूसरे के साथ खेलते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो आपको लगता है कि सरकार नहीं बनेगी? नहीं, आपके हिसाब से एनडीए और इंडिया आपस में मिलजुल के भले बना ले, आप नहीं मिलेंगे किसी से? नहीं, हम लोग नहीं मिलेंगे। चलिए, जाते जाते आपसे एक कि आप जनता से कुछ अपील करना चाहें, कम से कम शब्द में। कटिहार की जनता से मैं डॉक्टर गाजी शारिक यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार कटिहार में सकारात्मक बदलाव के लिए वोट करिए। किसी परिवार और किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए वोट करने के बजाय आप अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और कटिहार के सर्वांगीण विकास के लिए वोट करिए, जन स्वराज को वोट करिए। धन्यवाद। मैं बता देता हूँ, गाजी सारी का वो चुनाव चिन्ह स्कूल बैग ईवीएम में नंबर 4 बटन है। तो दोस्तों दर्शकों दीजिए इजाज़त। ये थे डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। इन्होंने बखूबी अपनी बात रखी, लोगों को बताया कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था। इन पे आरोप लगते रहे कि पहले डॉक्टरी में कमाए फिर राजनीति में आ गए, लेकिन इन्होंने अपनी सारी बातों को अच्छी तरह समझाया। उम्मीद आप समझे होंगे, तो उम्मीद है कि इनकी बात अपील को भी आप समझेंगे। दीजिए हमें इजाज़त। कल फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई प्रत्याशी के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। बने रहिएगा और देखते रहिएगा केबीसी न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया, सब बाखैर।